Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today I am going to discuss chapter number 4 of first year D cell with you. आज मैं आपका चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ डी सेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल होता क्या है। बेसिकली तो हम सेल का इंट्रो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट अब रिवाइज करते हुए द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। कि सेल को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? जिस तरह अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो उसकी यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग के पास क्या आ जाएगा? ब्रिक, एक ईंट। एक बिल्डिंग का क्या है? एक यूनिट होता है। इसी तरह सेल स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल दोनों यूनिट है किसका? लाइफ का, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका क्या मतलब है कि जो सेल्स हैं वो सेल्स मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेम लाइक वाइज फंक्शन यूनिट इस तरह से है कि ये क्या है कि जो सेल हैं वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ सेल से डील करती है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रो ऑफ सेल। अब हम उसकी देखेंगे कि सेल डिस्कवर किस तरह हुआ था और सेल की डिस्कवरी के पीछे किन किन साइंटिस्ट का वर्क है, हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल को सबसे पहले देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उनका काम आता है। उन्होंने 1665 में स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी पे वर्क और रिपोर्ट किया था इन द डिस्कवरी ऑफ सेल इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोफेगिया। सबसे पहले काम रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में, सेल को डिस्कवर करने के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के बारे में किया था। और किया क्या था उन्होंने यूँ किया था 1665 में उन्होंने सेल बायोलॉजी पे वर्क स्टार्ट किया था और उन्होंने अपनी एक फ़र्स्ट बुक जो सेल पे बुक थी, फर्स्ट बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही टुक thin section of cork and studied them under his self-made compound microscope। उन्होंने क्या किया? एक thin section of cork का उन्होंने एक thin section लिया और उसको अपने हाथ से बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। अब पता चले यहाँ से इस सेंटेंस से या इस पॉइंट से इस बात को एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी डिस्कवरी के पीछे जो मेन काम था वो किसका था? रॉबर्ट हुक का था। He observed that the cork is composed of minute honeycomb-like compartment which he termed as cell। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क होता है वो जिस तरह के शहद का छत्ता होता है इस तरह के कंपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को सेल का नेम दे दिया था। हुक ने क्या कहा था कि जो सेल इज़ एन इम्पोर्टेंट एज एन एम्प्टी स्पेस बाउंड बाय थिक वॉल्स। के जो सेल होता है वो एक एम्प्टी स्पेस होती है जो क्या है? बाउंड किया हुआ होता है थिक वॉल्स के साथ। वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन वॉज एडेड टू दिस आइडिया इन द फॉलोइंग सेंचुरी। और 1665 में या तो 18th सेंचुरी में इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई थी। बस इतना ही कहा गया था कि सेल इज़ लाइक दी कंपार्टमेंट्स ऑफ हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। फिर दी वर्क अगेन स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कोई काम नहीं हुआ था सेल की डिस्कवरी पे। उसके बाद 19th सेंचुरी में काम हुआ था और ये काम किया था लॉरेंस ओकन ने। लॉरेंस ओकन जब आए थे, सेकेंड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या 1805 में इन दिस बिगनिंग ऑफ दिस 19th सेंचुरी में काम किया था। उनका क्या कहना था? वो कहते थे कि ऑल लिविंग बीइंग ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स ऑफ सेल। कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, उनका ये कहना था। फिर जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने काम किया लॉरेंस ओकन के बाद और 1809 में उनका क्या था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यू। कि कोई भी इस तरह के यहाँ पे बॉडी नहीं है, मीन्स कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा जिस्म नहीं है कि वो सेलुलर हो लेकिन वो सेल से ना बनी हुई हो। मीन्स क्या है कि हर सेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि लिविंग। कि यहाँ पे इन शॉर्ट इन्होंने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद काम किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उन्होंने काम किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबसे मेन काम उनका मतलब सबसे मेन ऑर्गेनेली ऑफ द न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करवाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या कहा था कि जो सेल होता है कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस।
Due to this discovery, Hooke's idea about the cell as an empty space was changed. फिर क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में ये कहा था कि एम्प्टी स्पेसेस जैसे कि हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट्स में होती हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट हुक के 1665 वाले जो आइडियोलॉजी थी उसको ख़त्म कर दिया था और एक नया यहाँ पे उन्होंने एक आइडिया दिया था। उसके बाद किसने काम किया? थियोडर शेचवान, जोलॉजिस्ट थियोडर शेचवान एंड जर्मन बॉटनिस्ट शिल्डन ने काम किया था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और केम आउट विद ए थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। और किया तो थियोडर शेचवान और जर्मन बॉटनिस्ट शिल्डन ने अलग अलग काम था 1830 एंड 1839 में रिस्पेक्टिवली। बट क्या हुआ कि इंडिपेंडेंटली किया था, लेकिन वो उन्होंने सेम थ्योरी दी एंड पे, जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। दे फाउंड डैट, उनका कहने क्या थे कि दे फाउंड डैट द सेल कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। सेल जो है वो 3 बेसिक पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहला क्या होता है? न्यूक्लियस, द फ्लूइड साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड एन आउटर थिन कवरिंग और मेम्ब्रेन। दे सेड दैट द सेल वॉल वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। उन्होंने कहा था कि जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और बेसिकली इसके पास क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद देखें तो सेल की फिर एक और डेफिनेशन सामने आई थी कि आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं और सेल प्रोडक्ट पे कंपोज होते हैं। उसके बाद हमने काम देखा सबसे पहले रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट हुक के बाद लॉरेंस ओकन का, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क का, रॉबर्ट ब्राउन का। उसके बाद हमने काम देखा 1838 एंड 1839 में थियोडर शेचवान एंड शिल्डन का। उसके बाद काम किया था रोडोल्फ विर्चू ने काम किया था। रोडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था 1855 में? ये एक जर्मन फिजिशियन था। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका क्या मतलब है कि ऑल सेल्स फॉर्म फ्रॉम सेल्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं? वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हुई हैं। इनका ये कहना था। इट वॉज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। सॉरी, रोडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था कि जो है हम लोगों के पास सेल है वो क्या है? वो कहाँ से डिराइव हुआ है? प्री एग्जिस्टेंट सेल से। मतलब जो पहले लिविंग सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें से ही ये वाले सेल्स इवॉल्व हुए हैं। और ये जो इनका था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो इनका आइडियोलॉजी थी, इट वाज टोटली कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस क्या कहता था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से इवॉल्व हुई हैं। लिहाजा यहाँ पे बिल्कुल नई आइडियोलॉजी आ गई थी। उसके बाद लुईस पास्चर का वर्क है। लुईस पास्चर ने सप्लाई किया था एक्सपेरिमेंटल फॉर विर्चूज़। उसने लुईस पास्चर का अपने याद रखने के रोडोल्फ विर्चू के काम को ही उसने क्या किया? स्पॉट किया। क्यों, किस तरह स्पॉट किया? 1862 में लुईस पास्चर ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ये बताने के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओरिजिनल cell theory and Virchow's hypothesis gave us the basis for working definition of living cell. Living cell things are chemical organization composed of cell and capable of reproducing themselves. तो लुईस पास्चर, रोडोल्फ विर्चू और उससे पहले जो हम लोगों के पास ओरिजिनल सेल थ्योरी थी, मीन्स जो किसने दी थी थ्योरी दी थी? शिल्डन ने। और किसने दी थी? सचवान ने। इनके जो आइडियोलॉजीज थी इन 4 साइंटिस्ट की, उनको मिला के हम लोग के पास एक सेल की थ्योरी सामने, एक सेल की डेफिनेशन सामने आई थी। वो ये कहते थे कि जो सेल होते हैं वो लिविंग थिंग्स और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेल पे कंपोज कर रहे होते हैं एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, और ख़ुद को रिप्रोड्यूस मतलब वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मदद देते हैं। उसके बाद अगस्त वीजमैन का काम था। अगस्त वीजमैन ने क्या कहा था कि 1830 में ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव ए कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल। अगस्त वीजमैन ने 1880 में कहा था कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सब का कोई ना कोई ओरिजिन है और जो कि सेम है, सेम ओरिजिन के साथ ये सारे सेल हैं, क्योंकि इन सब सेल्स में एक बहुत ज़्यादा या एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। सेल इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चर। हम ये नहीं कह सकते कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिर्फ बॉडी को बनाता है, बट ये एक फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो सेल थ्योरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। ओके, सेल थ्योरी की बात करें तो ये मैथ्यूस शिल्डन एंड थियोडर शेचवान की मदद से ये हुई थी, प्रोपाउंडेड बाय
ओके 1838 एंड 1839 में। और इसके जो मेन पास्टुलेट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं कि कंपोज होते हैं वन एंड मोर सेल से बने हुए होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने जो मतलब जो सेल हैं, जो नए सेल आने वाले सेल हैं, वो जो पिछले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेल, उनसे माखज़ हैं, उनके माखज़ हैं मीन्स उनसे निकले हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। Okay students, this is all about today's lecture. Thanks for watching. Stay connected. Like, comment, share and subscribe my channel. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सबका इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।